नमस्कार छात्रों। पिछली क्लास के अंतर्गत हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य एवं उसके विभिन्न सिद्धांतों के संदर्भ में विस्तार से अध्ययन किया था। दोस्तों, शिक्षण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास के अंतर्गत हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के गठन में कठिनाइयों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास के अंतर्गत हमने जाना था कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो विद्यालय के अंदर संपादित होती है वह बालकों के मानसिक विकास के साथ साथ उनके शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं विभिन्न जो विकास के बालक के घटक हैं उनका विकास करती है और बालक के अंदर एक सर्वांगीण विकास की संकल्पना को साकार करती है। इसलिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विद्यालय जीवन में एक बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन तमाम बिंदुओं के संदर्भ में पिछली क्लास के अंतर्गत हमने चर्चा की थी। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम इस बात की चर्चा करेंगे कि विद्यालय के अंदर जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का गठन किया जाता है उसमें क्या क्या कठिनाइयां हमारे सम्मुख उपस्थित होती है, क्योंकि जिस प्रकार की संकल्पना इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को लेकर के की गई है, वास्तविक जीवन में यानी कि यथार्थ धरातल पर उनको मूर्त रूप देने में बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। और जिस प्रकार का हमारा ध्येय होता है, संकल्पना होती है कि बालक का विद्यालय जीवन के द्वारा संतुलित एवं सर्वांगीण विकास किया जाएगा, उसमें हम कहीं न कहीं पिछड़ जाते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत पहली हमारी जो कठिनाई है वह है अंधा अनुकरण। दोस्तों, यह मानव स्वभाव का एक मूल प्रवृत्ति हम कह दें कि व्यक्ति दूसरों को देख करके उसका अनुकरण करते हैं। अनुकरण करना कोई बुरी बात नहीं है, अनुकरण करना अच्छा है, लेकिन अंधा अनुकरण करना बहुत ही गलत कार्य है। दोस्तों, आज के विद्यालय जीवन में अधिकांश विद्यालय दूसरे विद्यालयों के अंदर जिस प्रकार से पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है और उनको जो सफलता मिलती है, उस सफलता से प्रेरित होकर के उन्हीं पाठ्य सहगामी क्रियाओं को अपने विद्यालय के अंदर आयोजित करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, उस समय वे विद्यालय इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं कि अमुक विद्यालय के अंदर जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं पूर्ण रूप से सफल हुई है, लेकिन यहाँ पर वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सफल संचालन के लिए भी कई घटक जिम्मेदार होते हैं। उसमें शिक्षकों का सहयोगात्मक दृष्टिकोण, बालकों की रुचि, उनकी क्षमता, संवेग, विद्यालय संसाधन, इन विभिन्न घटकों का प्रभाव पड़ता है। और जो गिनी चुनी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है, दूसरे विद्यालय उसको बिना किसी उसके ऊपर गौर दृष्टिकोण अपनाए अपने विद्यालय के अंदर अपनाने का प्रयास करते हैं। और जब दूसरों की चीजों को हम हूबहू अपनाने का प्रयास करेंगे तो जिस उद्देश्य को लेकर के हम उस कार्य को करना चाह रहे हैं, हो सकता है हम उसमें पिछड़ जाएं। तो आज बहुत से विद्यालयों के अंदर पाठ्य सहगामी क्रियाओं की विविधता का ध्यान न रखते हुए जो कुछ सहगामी क्रियाएं होती है उनको ही हम अपने विद्यालय में अपनाने का कार्य करते हैं। ऐसी अंधा अनुकरण के कारण पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो लाभ बालकों को मिलना चाहिए वो वास्तविक जीवन में मिल नहीं पाता है। तो अंधा अनुकरण भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के गठन की एक प्रमुख कठिनाई के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। दोस्तों, दूसरी प्रमुख कठिनाई है समय सारणी में कम महत्व।
दोस्तों, आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसको बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है और शिक्षा के अंदर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज की हमारी शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा समस्या ये है कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो परीक्षा केंद्रित हो गई है और परीक्षा के अंदर बालक की किस प्रकार की परफॉर्मेंस है उसी के आधार पर बालक का मूल्यांकन किया जाता है। यदि पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा बालक अधिक अधिगम के द्वारा परीक्षा के अंदर उच्च अंक प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से उस बालक को प्रतिभाशाली एवं टैलेंट स्टूडेंट के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, परीक्षा प्रणाली की इसी दौड़ के रूप में विद्यालय के अंदर जो समय सारणी का निर्माण किया जाता है, टाइम टेबल का निर्माण किया जाता है, उसमें महत्वपूर्ण विषयों को ही अधिक समय प्रदान किया जाता है और कहीं कहीं तो परीक्षा समय सारणी इस प्रकार की बनी जाती है कि उनमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं को बिल्कुल स्थान नहीं दिया जाता है। तो जब विद्यालय की समय सारणी के द्वारा पाठ्य सहगामी क्रियाओं को स्थान या निर्धारित समय नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उस विद्यालय के अंदर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सफल संचालन नहीं होगा। आज के इस युग में परीक्षा और विषय की अधिकता को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विद्यालय के अंदर जिस रूप में आयोजन होना चाहिए उस रूप में नहीं हो पाता और हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में पिछड़ जाते हैं। तो समय सारणी में कम इंपॉर्टेंस के माध्यम से भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में हमें कठिनाई महसूस होती है। अगला बिंदु है दोस्तों साधनों का अभाव। दोस्तों, विद्यालय के अंदर किसी भी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसमें हमें साधनों की आवश्यकता होती है और मैंने आपको बताया था कि विद्यालय के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के संसाधन होते हैं। नंबर 1 भौतिक संसाधन और नंबर 2 मानवीय संसाधन। यदि विद्यालय के अंदर ये दोनों संसाधन पर्याप्त रूप में मौजूद होंगे तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सफलतापूर्वक एवं सुव्यवस्थित रूप से उस शिक्षण संस्थान के अंदर संचालित की जा सकेगी। लेकिन दोस्तों, आज के इस युग के अंदर यदि हम शिक्षण संस्थाओं की स्थिति के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो वहां पर हमें इस बात का एहसास होगा कि विद्यालयों के अंदर आज भी दोनों प्रकार के संसाधन, चाहे वो भौतिक संसाधन हो या मानवीय संसाधन, दोनों का अभाव दृष्टिगोचर होता है। और यदि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सही रूप में संचालन करना है और ये दोनों संसाधन विद्यालय के अंदर पर्याप्त रूप में मौजूद नहीं है तो दोस्तों हम इस बात के ऊपर इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो विद्यालय के अंदर आयोजित करनी है वो किस प्रकार से सफल होगी, यानी कि उनके आयोजन में हमें कठिनाई महसूस होगी। इसलिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं में संसाधनों का अभाव भी एक प्रमुख बाधा के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। दोस्तों, अगली कठिनाई है अध्यापकों में अरुचि। आज के इस युग के अंदर मैंने आपको बताया कि सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर सबसे ज्यादा अध्यापक हो या छात्र हो, दोनों का पूर्ण रूप से यह ध्यान रहता है कि सब्जेक्ट टीचर भी यह मानता है कि जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूं मेरे सब्जेक्ट के अंदर बालक पिछड़ने नहीं चाहिए और बालक का यह उद्देश्य होता है कि मुझे अमुक कक्षा को अच्छे उच्च स्कोर के साथ पास करनी है। तो इस स्थिति के अंदर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंदर अध्यापकों की अरुचि आना भी स्वाभाविक है। और वैसे तो हम देखें कि शिक्षण संस्थाओं के अंदर, विद्यालयों के अंदर शिक्षण के साथ साथ अध्यापकों के पास इतना अधिक वर्कलोड होता है, चाहे वो प्रशासनिक हो या अध्यापकों के पास अन्य विभागीय कार्यों का वर्कलोड हो। उन कार्यों की अधिकता के कारण
अध्यापक पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंदर बहुत ही कम रुचि दर्शाते हैं, जिसका प्रभाव यह पड़ता है कि विद्यालय के अंदर जिस रूप में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का ऑर्गेनाइजर क्रियान्वयन होना चाहिए उस रूप में क्रियान्वयन नहीं हो पाता है और बालक का जो विकास की हमारी संकल्पना है उसमें हम कहीं न कहीं पिछड़ जाते हैं। इसलिए अध्यापकों की अरुचि भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के गठन में बहुत कठिनाई के साथ हमारे समक्ष उपस्थित होती है। अगला बिंदु है दोस्तों छात्रों की अरुचि। स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंदर कम होता है, क्योंकि छात्र भी विषयगत ज्ञान की ओर ज्यादा तत्पर होता है और साथ ही साथ पेरेंट्स का भी एक मनोवैज्ञानिक रूप से स्टूडेंट छात्र के ऊपर दबाव होता है कि मेरा बच्चा परीक्षा के अंदर अच्छे अंकों से पास हो। इस प्रकार की स्थिति से छात्रों की भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रति कुछ अरुचि होती है, क्योंकि उस बालक को यह लगता है कि यदि मैं को-करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा ध्यान केंद्रित करूंगा तो सब्जेक्टिव नॉलेज के अंदर मैं कम समय दे पाऊंगा और परीक्षा के अंदर अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकूंगा। इससे छात्रों की अरुचि के कारण भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सही तरीके से विद्यालय के अंदर संचालन नहीं हो पाता। दोस्तों दूसरी छात्रों की अरुचि का कारण यह भी होता है कि विद्यालय के अंदर अधिकांश पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती है उसका संचालन या उनका क्रियान्वयन सत्र के अंत में किया जाता है। और दोस्तों हम जानते हैं कि सत्र के अंत में जब पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन हो रहा है तो उस समय परीक्षा की स्थिति भी बालक के सिर पर होती है, परीक्षा का टाइम होता है, तो बालक चाह करके भी उस समय उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंदर रुचि प्रदर्शित नहीं करता है और इससे पाठ्य सहगामी क्रियाओं के गठन में हमें कठिनाई महसूस होती है। अगली कठिनाई है दोस्तों परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली। आज की जो शिक्षा प्रणाली है दोस्तों वो परीक्षा प्रणाली हो गई है। हर स्टूडेंट, शिक्षक एवं अभिभावक तीनों त्रिकोणीय दृष्टिकोण से तीनों का एक ही ध्यान रहता है कि बालक परीक्षा के अंदर अच्छे अंकों से पास हो। यदि परीक्षा के अंदर उसने उच्च अंक प्राप्त किए हैं तो निश्चित रूप से वो बालक समाज के अंदर, शिक्षण संस्था के अंदर उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। इसलिए परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा को केंद्रित करते हुए ही बालक, छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर अधिकांश समय देते हैं और इस प्रकार का केंद्रीकरण से पाठ्य सहगामी क्रियाओं से उनका ध्यान कुछ भंग हो जाता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के गठन में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगला बिंदु है दोस्तों अधिकारियों का असहयोगात्मक दृष्टिकोण। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो उच्च अधिकारी हैं उनका जो दृष्टिकोण विद्यालयों के प्रति, शिक्षण संस्थाओं के प्रति पाठ्य सहगामी क्रियाओं को लेकर के होना चाहिए, उस प्रकार का दृष्टिकोण का हमें अभाव दिखाई देता है। उन उच्च अधिकारियों के असहयोगात्मक, क्योंकि विद्यालय को पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना है तो कई प्रकार के मार्गदर्शन की उच्च अधिकारियों से आवश्यकता होती है और जब उच्च अधिकारियों का इस प्रकार का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, उनका असहयोगात्मक दृष्टिकोण का रवैया आता है तो निश्चित रूप से विद्यालय के अंदर जिस रूप में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए उस रूप में नहीं हो पाता और हम कहीं कहीं पिछड़ जाते हैं। ये भी एक प्रमुख कठिनाई के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। अगली कठिनाई है सीमित क्रियाएं, लिमिटेड एक्टिविटीज। क्योंकि पहले से विद्यालयों के अंदर न तो छात्र, न शिक्षक और न अभिभावक तीनों का मुख्य रूप से सब्जेक्टिव नॉलेज एवं परीक्षा केंद्रित शिक्षा पद्धति के ऊपर ज्यादा फोर्स होने से विद्यालय के अंदर जब पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है तो अधिकांश विद्यालय केवल उसको एक फॉर्मेलिटी के रूप में स्वीकार
करते हैं और पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन को लेकर कुछ सीमित एक्टिविटीज होती है, जैसे कि गेम्स की एक्टिविटीज करवा दी, संगीत की एक्टिविटीज करवा दी। इस प्रकार की कुछ एक्टिविटीज को करवा के अपनी इतिश्री कर लेते हैं और जिस रूप में विविधता के आधार पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं का बालक की रुचि, उसकी क्षमता के अनुरूप पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए, उस प्रकार की क्रियाएं विद्यालय के अंदर आयोजित नहीं होती है और हम उसके अंदर पिछड़ जाते हैं। यानी कि बालक की जो सर्वांगीण विकास की जो कल्पना है उसमें हम कहीं कहीं पिछड़ जाते हैं, क्योंकि विद्यालय के अंदर कुछ एक्टिविटीज को ही करवा के उसकी इतिश्री कर ली जाती है। तो ये भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के गठन में एक प्रमुख कठिनाई के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है। अगले कठिनाई है दोस्तों संकीर्ण विचारधारा। आज की जो विचारधारा है वो भी बहुत नैरो अप्रोचेस हो गई है, चाहे वो शिक्षक हो या उच्च अधिकारी हो या अभिभावक हो, सबका एक ही उद्देश्य होता है कि शिक्षा प्राप्त करने का मतलब किताबी ज्ञान प्राप्त करना। किताबी ज्ञान के अंदर बालक ने अच्छा अंक प्राप्त कर लिया है तो निश्चित रूप से वो बालक टैलेंट या होशियार समझा जाता है। इस प्रकार की संकीर्ण और दूसरा उनकी विचारधारा कि यदि अलग पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंदर ज्यादा समय दिया जाएगा तो बालक जिस लक्ष्य को लेकर के उच्च अंकों को प्राप्त करने का उसका जो लक्ष्य है, आज तो दोस्तों 99% नहीं 100% का जमाना हो गया है। इतनी छात्र एवं अभिभावक की महत्वाकांक्षा हो गई कि मेरे बच्चे के परीक्षा के अंदर अंक 100 में से 100 आने चाहिए। और जब दोस्तों इस प्रकार की महत्वाकांक्षा अंकों को लेकर के होगी तो आप और हम सोच सकते हैं कि इन एक्टिविटीज के ऊपर कितना जोर दिया जाएगा। इसलिए आज देश के अंदर जिस प्रकार के सिंगर्स, जिस प्रकार के प्लेयर्स, धावक या अन्य ड्राइंग के अंदर चित्रकला से संबंधित या अन्य जो प्रतिभाएं देश के अंदर निकलनी चाहिए वो बहुत लिमिटेड रूप में निकलती है, क्योंकि इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। और जो बच्चा परीक्षा के अंदर पूरा ध्यान देगा तो निश्चित रूप से दूसरी चीजों के ऊपर उसका ध्यान बहुत ही कम जाएगा। इस प्रकार के नैरो थॉट्स के द्वारा भी हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सही रूप में विद्यालय के अंदर संचालित नहीं कर सकते और ये भी हमारी कठिनाई के रूप में उपस्थित होती है। तो दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यार्थी के जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है और उसके द्वारा ही बालक के सर्वांगीण विकास की संकल्पना साकार होती है। लेकिन इन कुछ कठिनाइयों के माध्यम से जिस रूप में विद्यालय के अंदर ये क्रियाएं आयोजित होनी चाहिए नहीं हो पाती है। दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे नए कंटेंट के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।